अस्सलामुअलैकुम जी नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट महविश चौहान। हम करवाएंगे आज आपकी मुलाकात ऐसी मशहूर शख्सियत से जिनके बारे में जानना चाहते हैं आप। और आप जानते हैं वो एक बहुत ही हम्बल, सॉफ्ट स्पोकन और सूफियाना मिजाज रखने वाले एक ऑफिसर हैं, जो एक ऑफिसर ही नहीं, एक अच्छे ऑफिसर होने के साथ साथ वो एक अच्छे इंसान भी हैं। और सूफियाना मिजाज तो उनके जो है वो ज़िंदगी में इतना रंग भर चुका है कि हर जगह नज़र आते हैं। और सूफियाना मेलों की उन्होंने बुनियाद रखी, हर साल करवाते हैं। और हम आज उनके ऑफिस में मौजूद हैं, उनसे कुछ बातें करेंगे, जानेंगे कि सनत के हवाले से, सनतकारी के हवाले से आजकल उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। एमडी साइट हमारे साथ हैं मुनव्वर महसर साहब। तो आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वीनस के मेहमान में खुश आमदीद। थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी। कैसे सर आप? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, बड़ी मेहरबानी आपकी। आज हम अपने प्रोग्राम में नाजरीन को दिखाना चाहते हैं, वो जानते हैं कि आपने माशाल्लाह डिफरेंट जगहों पर अपना काम किया और बहुत मुल्क की खिदमत की और डिफरेंट इदारों में आप गए। और सब जानते हैं कि आप एक अच्छे ऑफिसर हैं, लेकिन अच्छे इंसान कैसे हैं, आपका लाइफ स्टाइल क्या है और आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, हम अपने नाजरीन को बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आपके बचपन से शुरू करेंगे, कुछ अच्छी यादें आपकी ताज़ा होंगी उसमें, और हम जानेंगे कि आप अपने बचपन में कैसे थे, कहाँ से तालीम हासिल की। जी, सर सबसे पहले हमें बताइए कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की। आमिर, बड़ी मेहरबानी है आपकी। शुरू में जो आपने कहा कि आपने खिदमत की है, तो जना अल्लाह की मेहरबानी है, मैंने कोशिश की है। अब ये तो जिनकी खिदमत की है वो बताएंगे या बता सकते हैं कि वाकई मैंने उनकी खिदमत का हक अदा किया है या नहीं किया है। जी। अच्छा इंसान होना बज़ाते खुद जो है ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मौला अली इस्लाम ने फरमाया था कि अल्लाह का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इंसान बनाया और उससे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मर्द भी बनाया। तो ये अल्लाह की नेमतें हैं, ये अल्लाह की इनायतें हैं कि मखलूक़ात में भी अशरफुल मखलूक़ात में से जो है ना चुना, तो और सारी तारीफ़ें उसी मालिक की हैं। जहाँ तक तालीम का ताल्लुक़ है, मैं एक छोटे से गाँव में जो पैदा हुआ था, वो ट्रैफिक में सर ने खैरपुर मीरस में। अब वहाँ पे प्राइमरी तालीम जिस तरह से बाकी गांव में गोठों में होती है, सिंधी में, वहाँ से शुरू की। मैट्रिक फिर मैंने खैरपुर से किया। एमएससी मैंने किया कैदर यूनिवर्सिटी से, इस्लामाबाद से, डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज में। और फिर अल्लाह की मेहरबानी से कमीशन कर गए और सरकारी नौकरी में आ गए। तो इस तरह से तालीम का सिलसिला इस तरह से चला। माशाल्लाह। स्टूडेंट कैसे थे? ब्रिलियंट स्टूडेंट थे या फिर बस जो कहते हैं कि बस पढ़ना है? नहीं, वैसे मैं अच्छा स्टूडेंट था। अच्छा, मतलब टॉप 3 में तो आता ही था। लेकिन मैथमेटिक्स में मैं बहुत वीक था। अच्छा। मैथमेटिक्स जो भी नेचुरल साइंसेस के सब्जेक्ट है ना, मतलब मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये मेरे इतने कोई फेवरेट, पर्टिकुलरली अलजेब्रा, तो ये मेरे कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं थे। मेरे शुरू से बचपन से जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे ना, वो हिस्ट्री था। सही। हाँ, वो खास तौर पर हिस्ट्री था। उसके अलावा करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें मुझे दिलचस्पी होती थी। ठीक। और इससे ज्यादा सारी चीजों से बढ़कर रिलीजियस हिस्ट्री में जो है ना, अच्छा, हाँ, इस्लामिक हिस्ट्री में या कंपैरेटिव हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स में, और खास तौर पर औलिया अल्लाह की जो है ना, उनकी तसनीफात में, उनके जो यानी उनके सबक आमोज जो उनके जो है ना खुतबात हैं, उनमें तो बचपन शुरू से इस तरह से गुजरा। अच्छा, आप जब इंसान स्टूडेंट होता है और वो पढ़ रहा होता है तो उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, या फिर मैं इस फील्ड की तरफ जाऊंगा। तो आपके माइंड में क्या था? अब मेरे माइंड में खैर डॉक्टर इंजीनियर बनना तो बिल्कुल नहीं था। इंजीनियर बनना तो जो है ना, क्योंकि वो मुझे इंजीनियर वाली खुसूसियात मुझ में नहीं थी। ठीक है। अब डॉक्टर भी मैं अगर अभी भी असेस करूं तो मेरे को अच्छा नहीं बन सकता था। तो ये जो फिर सोशल साइंसेज हो गई है ना, कि आर्टिस्टिक माइंड की जो चीज़ें हों, मौसीकी हो, आर्ट हो, जनरल नॉलेज हो, इस तरह से जो है ना, आर्ट की तरफ शुरू से आपका रुझान था? आर्ट की तरफ से था और जनरल नॉलेज की तरफ से बहुत ज़्यादा था। बचपन में ही मतलब जो है ना,
मैं कोई ना कोई बुक इस तरह से हु इज व्हाट इज व्हाट इस तरह की चीजें पढ़ता रहता था कि ताकि मुझे कुछ आता हो। मतलब अगर दुनिया की किसी चीज का भी नाम लिया जाए कि जी तो उसके बारे में मुझे नॉलेज हो। हाँ कि जी प्लूटो, मुश्तरी, फलां फलां सयारा, तो मुझे नाम आए। अगर किसी से मतलब इस तरह से चीजें हो कि जी फलां शहर कहाँ पे है तो मैं बता सकूंगी, फलां मुल्क में है, फलां मुल्क कब बना था, और ये इस तरह की चीजें, या फलां बादशाह किस टाइम में था, उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी, क्या क्या उसकी जो है ना वो हिस्ट्री की तरफ ज्यादा, हिस्ट्री की तरह पर्टिकुलर था। और पर्टिकुलर लेकिन जनरली फिर जनरल नॉलेज में होता था ना कि मतलब जो चीज मेरे सामने आती थी मतलब उस ये क्यूरियोसिटी होती थी इसके बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए हर चीज के बारे में। हाँ। आप तो माशाल्लाह शुरू से ही सूफियाना चीज़ों में और हिस्ट्री की तरफ और इन सब चीज़ों की तरफ रहे माशाल्लाह। लेकिन पेरेंट्स का होता है ना, हमारा बच्चा पढ़ लिख कर हमारा बेटा ऐसा ये ऑफिसर बनेगा या फिर इस फील्ड की तरफ जाएगा, तो पेरेंट्स क्या चाहते थे? मेरे वालिद साहब का विसाल जो है वो मेरे बचपन में ही हो गया था। मैं कोई 5 साल का होगा कि उनका विसाल हो गया था। अब मेरे चाचा जो थे बाबा, उनको भी बाबा से ही कहते हैं, वो बाबा ही थे हमारे। वो भी जो है ना, तो वो जो है ना वो तो थे सूफी फकीर दरवेश थे जो है ना। और हाँ, तो हम उनके चीज़ों को फॉलो करते थे। आज भी अभी भी हमारी जितनी फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब भाई भतीजे भांजे, ये सारे उसी के मुरीद हैं। अच्छा, ये सूफियाना मिजाज आपकी फैमिली से ही आपने अडॉप्ट किया? वो मुरीद थे अपने चचा के। उनके जो चचा थे वो जो हमारे दादा हैं हाजी सिंह गमसार, जिनका जो है ना ये सूफी मेलो हमने जहाँ पे जो अभी कराची में वो सूफी गमसार सूफी मेलो, मैं खुद गई थी, बड़ा जबरदस्त वो आपका मेलो थैंक यू मेलो था। तो ये वो उनके मुरीद थे। तो शुरू से हमारा मिजाज इस तरह से था कि हमारे जो हम अपने जो है जो ओताक है उसको कहते हैं मैखाना गमसार। तो उस मैखाना गमसार में मतलब जो है ना मैखाने वाली बाकी चीजें तो नहीं होती हैं, लेकिन ये सुरूर वाली चीजें होती हैं कि इसकी बातें होती हैं, शायरी, सूफियाना कलाम, आफाना कलाम, इस किस्म की महफिलें, इस किस्म की जो ना ये मुज़ाकरात मकाल में इस तरह से चीज़ें होती हैं। और फिर ख़ासतौर पर ये महफिल समा रात को रोज़ होती थी। मगरिब के होने पे और सुबह को सूरज से निकलने से पहले और मगरिब को सूरज डूबने के बाद के जना इस टाइम में ये समा होता था। तो फिर उससे जो हम सीखते थे, फिर उसमें सच्चल साईं का कलाम आम होता था। हाँ, मोस्टली सच्चल साईं का कलाम, बेदल साईं का कलाम, नानक यूसुफ का कलाम, खैबर फकीर का कलाम, अबावाल भटाई सिंह का कलाम। तो ऐसे फिर हमारी ग्रूमिंग इस तरह से हुई कि सारी चीज़ों के साथ लेकर इस चीज़ को हमें लेना पड़ा। माशाल्लाह सूफियाना मिजाज आपके अंदर है, एक सूफियाना मिजाज रखते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये सूफियाना मिजाज आपको आपकी फैमिली की तरफ से मिला या फिर आपकी सोहबत ऐसी रही? जी, मेरे वालिद साहब तो जो है ना मेरे बचपन में ही विसाल करके गए थे। 5 साल का था मैं। उसके बाद हमारी परवरिश आ गई हमारे चाचा के हाथ में। हमारे चाचा जो हैं वो हमारे चाचा नहीं, वो हमारे वालिद साहब ही थे। क्योंकि जो है ना वो सिर्फ उनमें जो है ना एक शरई फर्क था, बाकी तो वो जो है ना इतने मतलब बिल्कुल फादर की जगह पर, बिल्कुल फादर की जगह है। लेकिन हम उनकी हो सकता है कि इज्जत जो है ना वालिद साहब से भी ज़्यादा करते थे, इसलिए कि हम उनके फिर पैरोकार भी थे, मरीज भी थे। अभी भी हमारी जितनी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली है, हमारे भांजे भतीजे ब्रदर्स कजन सारे जो है ना उन्हीं के मरीज हैं। अब वो थे हादी गमसार के मुरीद, हादी गमसार सिंह, जिनका सूफी मेला जो है ना अभी लगा था, कराची में लगा था, जिन गमसार सूफी मेलों के नाम से। तो बचपन से क्योंकि जो है ना हम जैसे जो मैखाना गमसार में हमारा जो तकिया है वहाँ पे हादी गमसार का मैखाना गमसार कहते हैं उसको, तो वहाँ पे जो है वो महफिल चलती है राग की, फुकराही राग की, जिसमें सचल साईं का कलाम, नानक यूसुफ का कलाम, बेदिल साईं का कलाम, खैरमन फकीर साईं का कलाम, अबावाल भटाई साईं का कलाम चलता है। तो वो जो है ना सुबह सूरज निकालने से पहले और शाम को सूरज ढलने तक, ढलने और या उस गुरूब होने वाले के टाइम पे और गुरूब होने के बाद भी जो है ना, तो फिर हमारी तरबियत कुछ इस तरह से चली कि हमारे जहन से वो चीज़ें यानी वो निकली क्या, वो आहिस्ता आहिस्ता और भी मजबूत होती जा रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है तो वो चीज़ें ज़्यादा मजबूत होती जा रही हैं। वैसे भी सचल साईं का एक जो है ना वो कलाम का एक दोहड़ा है कि सचल इश्क बुढ़ा न थी वे थोड़ी होवे चितड़ी दाढ़ी। तो जब इंसान की उम्र ढलती भी जाती है ना, तो ये इश्क और मोहब्बत का पहलू जो है ना वो मजबूत और जवान होता जाता है। जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाता है, ये सारी चीज़ें भी जो है वो उसके साथ चलती जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी फैमिली से ही माशाल्लाह ये सूफियाना मिजाज आपको मिला। जी, ये अल्लाह का शुक्र है। वो कभी कभी मैं कहता हूँ कि इतने मोतदिल फैमिली में मैं पैदा हुआ
कि मुझे किसी के साथ कोई भी इस किस्म की बायसिंग नहीं है कि भाई कोई ये है कोई वो है, बल्कि हम तो कहते हैं कि हम सूफी तो यही कहते हैं कि भाई अल्लाह की मखलूक है ये, और जो है ना उसके बाद अल्लाह का एहसान हुआ कि अल्लाह के रसूल के हम जो है उम्मती हो गए, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। अब इसमें कोई भी किसी मुझे तफरुक में पढ़ने वाले लोग हम नहीं हैं। माशाल्लाह ये सूफी मेलो इतने ज़बरदस्त इसके प्रोग्राम होते हैं, तो उसकी शुरुआत भी आपने की? जी, मैं असल में ये है ना कि ये जब ये अफ़गान वार के बाद जब यहाँ पे ये तशद्दुद और इस तरह की चीज़ें बढ़ गई, इंतहा पसंदी बढ़ गई, तो हमारे दिल में खटकता था कि भाई हम लोग ऐसे हैं नहीं। हाँ, पूरे मुल्क के लोग, खासतौर पर सिंध धरती इस तरह के लोगों की नहीं है कि वहाँ पे जो है ना मतलब जो है ना लोग इस माइंड के हों। तो हमने कहा कि क्यों ना इन चीज़ों को रिवाइव किया जाए। तो जब हमने हैदराबाद में फिर सूफी सिंध सूफी मीर अकसम सिंध सूफी मेलों की शुरुआत की, तो फिर हमें पता चला कि लोग कितना इसमें जो है कितनी मोहब्बत करते हैं, कितने इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि यकीन करें कि जब सूफी मेलो होता है हैदराबाद में तो इस तरह से होता है कि फैमिली वाले आपस में डिसाइड कर देते हैं कि अब 6 से 7 बजे आप लोगों ने जाना है, अच्छा, 8 बजे तक सेशन चलते थे। वो सारे फैमिली के सेशन चलते हैं, क्योंकि उसमें एक तो जो है ना वो सिंधी में कहते हैं हेकड़ाई, उसमें एक इक्वलिटी होती है कि भाई कोई बड़ा आदमी नहीं, कोई छोटा आदमी नहीं, सारे एक जैसे हैं। इसका पहला असूल उस मेले का ये है कि अगर आप समझते हैं कि आप सारे लोग आप जैसे हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, और अगर कहते हैं कि जी मैं सबसे बड़ा हूँ तो फिर कहीं और जाए, फिर कहीं और जाए आप जाना। अच्छा, हैदराबाद के अलावा मेरे ख्याल से कराची में भी ये, हाँ अभी इस साल से कराची कराया था जो है ना, क्योंकि ये शुरुआत थी कराची में भी इसलिए कराई कि फिर लोगों ने कहना शुरू किया था कि जी जहाँ पे भी तो होना चाहिए ना। तो ये लेकिन पता है आपको कोरोना की सिचुएशन की वजह से 2 साल हैदराबाद में नहीं हो सका है, और यहाँ पे भी 1-2 दफा कैंसिल हो गया था। तो ये तो बिल्कुल इस तरह से अचानक किया कि जो ना ये कुदरतन हो गया समझे कि 2 दिन के नोटिस पर, क्योंकि वहाँ पे आर्ट्स काउंसिल में कोई अकोमोडेशन की जो है वैकेंसी नहीं थी। अब ये 2 दिन पहले उन्होंने बताया, हमने 2 दिन में तैयारी की और फिर आपने देखा कि किस तरह का मेला बहुत जबरदस्त मेला। मैं तो खुद गई थी और बहुत जबरदस्त वाला जो है वो सूफी मेलो, वहां पर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम कहाँ पर आ गए। एक अजीब सा समा और एक सूफियाना एक माहौल और समा बांधा हुआ था, और हमने बहुत इंजॉय किया। बल्कि मैं उसका क्रेडिट आपको देना चाहूंगी, इसका क्रेडिट आपको जाता है कि लोगों को इतनी अच्छी जबरदस्त मेलो देखने का मौका मिला, वहां पर बैठकर, और इन सब चीजों को, सुफियाना कलाम को सुनने का मौका मिला सबको। इनफैक्ट ये एक टीम वर्क है, मैं और उस टीम का मैं सबसे जूनियर आदमी हूँ। अच्छा, ये आपकी जो कहते हैं कि इनकिसारी वाली बात है, ये भी अल्लाह की मेहरबानी है। लेकिन देखें ना आप उसमें मैं इसके देना उसमें होता क्या है, जैसे आप देखें कि रक्स दरवेश चलता है। रक्स दरवेश पाकिस्तान में हम ही कराते हैं, अल्लाह की मेहरबानी। हाँ, क्योंकि वो तो आपको पता है कि वैसे तो जना टर्की में होता है ना, रूम की दरगाह पे और वहाँ पे, लेकिन हमने वो दोस्त यहाँ पे भी रहते हैं, और हम उनको जब इनवाइट करते हैं कि वेरी काइंड एनफ टू देम कि वो आ जाते हैं आराम से, और वो परफॉर्म करते हैं, और आप देखते हैं कितना समाम बन जाता है। एक तरफ रक्स दरवेशां होता है, एक तरफ कलंदरी धमाल होती है, एक तरफ लतीफ साईं की, शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई की वाई होती है, एक तरफ सचल साईं का हमोस का कलाम होता है। तो इतनी जो वैरायटी होती है और इतनी वर्सटैलिटी होती है प्रोग्राम में कि बंदा जो है ना काबू ही हो जाता है, आने के बाद हो जाता नहीं है। इंसान कहीं नहीं जा सकता, वहाँ उस समा में इतना खो जाता है और इतना एंजॉय करता है वो सारे सूफियाना कलाम्स को कि बस दिल चाहता है कि वहाँ से उठो ही ना। अच्छा, यकीन करें इसको हमने 3 बजे शुरू किया और रात को 12-12:30 बजे से 1 बजे के दरमियान हमने लोगों को हाथ जोड़कर कहा कि यार हम प्रोग्राम बंद करें, हम चले जाएं। कि मुझे बहुत अच्छी आपकी ये बात लगी, बल्कि मैंने देखा भी कि तमाम तफरुकात को, रंगो नस्ल को, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उस सारे चीज़ों को अलग हटाते हुए सबके साथ आप खुद वहाँ मौजूद थे, उन्हीं चेयर्स पे बैठे हुए थे। मैंने खुद देखा वहाँ सूफी मेलों में उन्हीं चेयर्स पे बैठे हुए थे सर, जहाँ पर दूसरी आम पब्लिक बैठी थी, उन्हीं लोगों के साथ वो सारी चीज़ें एंजॉय कर रहे थे। इवन उन लोगों के साथ जाके वो कलाम गाना भी, उनके साथ वो रक्स करना भी, वो सब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। इसीलिए मैंने कहा कि ये एक अच्छे ऑफिसर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं, और इम्तियाजी सुलूक करने वाले लोग जो है ना वो बहुत छोटे होते हैं, और जो सबको अपने बराबर रखने वाले होते हैं वो लोग बड़े होते हैं, और जो लोग बड़े होते हैं वो लोग होते हैं ऐसे जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। आप शर्मिंदा कर रही हैं। अच्छा, आपने चेयर की बात की ना, ये तो चेयर मौजूद थी ताकि हम चेयर पे बैठ गए, वरना हम फर्श पे बैठते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि जो है ना
और ये एक मैं क्रेडिट दूंगा, पहले जब हमने 2017 में एक मिला कराया था तो एक मिनिस्टर साहब होते थे, पीर शाह साहब होते थे जो है ना, जो औकाफ के। और बिलीव करें कि वो बंदा था तो मिनिस्टर और एक बड़ा गद्दी नशीन भी था, लेकिन किसी ने उसको पहचाना नहीं कि ये मिनिस्टर और यहाँ पे बैठा हुआ है। और वो दूसरी तीसरी सफ में जब भी जहाँ पे उसको जगह मिलती थी सारा दिन आके बैठता था और लोगों को महसूस नहीं होने देता था कि मैं कौन हूँ। तो मतलब ये अच्छा, सूफी मेले में ये भी हमारा होता है कि भाई यहाँ पे वीआईपी कोई नहीं है, अगर कोई आता है तो सब जैसा बन के आता है तो बिस्मिल्लाह, नहीं आता है तो उसकी बड़ी मेहरबानी है जो है ना। आप भी महसूस नहीं होने देते, बल्कि मैंने हम क्यों होने दें, क्योंकि हम कोई कहाँ से कोई बड़ी चीज है काम क्या बोलते हैं। मुझे पता भी नहीं था कि माशाल्लाह ये एमडी लेवल के बंदा आकर जो है वो सबके साथ वो उसमें शिरकत भी कर रहे हैं, उनके साथ जमीन पे भी बैठ रहे हैं, उनके साथ उन्हीं की चेयर्स पे भी आम पब्लिक के साथ बैठ रहे हैं। बल्कि मुझे किसी ने बताया कि आपको पता है ये कौन है, मैंने कहा नहीं ये कौन है, तो कहने लगी ये एमडी लेवल का बंदा है और ये मुनव्वर मैसर साहब हैं, तो एमडी साइट है। और माशाल्लाह देखे यहाँ पता ही नहीं चलता कितने अपने आप को कभी भी इन्होंने वीआईपी नहीं समझा। मैंने कहा ऐसे लोग हमारी जो है वो अतराफ में बहुत कम नज़र आते हैं, वरना ऐसी सीटों पे बैठने वाले लोगों के तो उन तक पहुंचना और उनसे बात करना वो ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक अच्छा इंसान होना पहले ज़रूरी है, फिर आगे तो ये ओहदे और ये सारी चीज़ें तो अल्लाह की देन होती हैं। इन चीज़ों का दर्स तो मनुष्य में इस्लाम देता है। देखें कि जो है ना वो बकौल अल्लामा इकबाल के ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, एक ही सिफ में खड़े हो गए महमूद और यार। तो देखिए इस्लाम में यह है कि जो बंदा पहले आएगा, एक हदीस है मालिक के हुजूर शहंशाह की कि जो बंदा महफिल में पहले आएगा वो जगह पाएगा जो खाली होगी। और हालांकि जो भी बंदा कोई कितना भी बड़ा हो लेकिन जगह खाली नहीं होगी तो उनको पीछे बैठना पड़ेगा। तो ये तो इस्लाम का असूल है। और वो जो अल्लाह ने फरमाया है कि इन्ना दीन इंदल्लाह अल इस्लाम, कि अल्लाह के करीब दीन इस्लाम ही है। इस्लाम तो ये सिखाता है, हमने इसमें अपनी चुदराहटें पैदा की हुई हैं। इस्लाम को हमने जिस तरह से पेश किया है इस तरह का इस्लाम है नहीं। और मैं वही कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि भाई उसी इस्लाम पे हमें चलना चाहिए जो अल्लाह का रसूल लेकर आया है, ना कि उस इस्लाम का जो कहीं कोई किसी मुल्क से लेकर आता है, कोई किसी मुल्क से लेकर आता है। इस तरह के इस्लाम के पीछे नहीं चलना चाहिए, अल्लाह के रसूल के इस्लाम के पीछे चलना चाहिए। अच्छा, बचपन में आप कैसे थे? शरारती थे, घर वालों को तंग करते थे, या फिर बड़े मासूम से बच्चे थे? देखें इतना मासूम तो नहीं था लेकिन शरारती भी नहीं था। अच्छा। वो एक थोड़ा सा बैलेंस्ड लाइफ थी। स्पोर्ट्स भी करते थे हम। और हर किस्म की स्पोर्ट्स करते थे। वो गुल्ली डंडा की स्पोर्ट्स भी करते थे। बिलोर खेलने वाली भी करते थे। लेकिन मतलब मैं कहीं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ। अच्छा। तो गेम्स आपको पसंद है? गेम्स खेलते? गेम्स बिल्कुल सारी गेम्स मतलब जो है ऑलमोस्ट जो है मतलब खेली है सारी गेम्स। लेकिन मैंने वो आपको बताया ना कोई इस तरह से प्राउडली नहीं कह सकता कि मुझे बड़ी अच्छी ये गेम आती है। हालांकि क्रिकेट को मैंने जब खेली है तो बैटिंग तो करता था दाएं हाथ से और जो है बॉलिंग करता था बाएं हाथ से, लेफ्टी था। लेकिन इससे मतलब लेफ्ट हैंडेड थे ना राइट, बिल्कुल इस तरह से गेम्स भी चलती रही हैं। लेकिन उसमें कोई शाइनिंग स्टार किसी चीज का कहा जाए मुझे उसमें इस चीज में अबूर था, इस पे नहीं था जो है ना। तो सिंपली मतलब जो है ना, और शरारती इस हद तक शरारती नहीं था कि मतलब मशहूर हो गई शरारती। सही है। तो दिन कैसे गुजारते हैं? ऑफिस के बाद क्या एक्टिविटीज होती हैं? फिटनेस का ख्याल रखते हैं अपनी? हाँ, मैं फिटनेस का ख्याल तब रखता हूँ जब जने महसूस होता है कि ओवरवेट हो रहा हूँ। अदरवाइज इतना टाइम नहीं मिलता है। ये जो पोस्ट है ये कुछ ज्यादा ही यानी हैवी किस्म की पोस्ट है। इसमें आपको जो है ना ये यानी मगरिब की नमाज तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हो जाती है डेली आपको। तो अब सोशल लाइफ में इस पे बहुत कम है। बाकी जब मैं औकाफ में था तो उसमें भी या सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रहा हूँ तो वो 8 से 9 से 5 तक की जॉब है, उसके 9 से 5 के बाद आप चले जाते हैं। अच्छा। जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट में रहा हूँ तो वो तो फिर आपको पता है वो मसरूफ होता है। तो थ्रू इतना टाइम नहीं मिला कि अपने फिटनेस को कोई पर्टिकुलर टाइम दे सकें। लेकिन जब भी मौका मिलता है मतलब सैटरडे संडे को होता है तो थोड़ा बहुत वॉक भी कर लेता हूँ। और जब देखता हूँ कि ओवरवेट हो रहा हूँ तो थोड़ा सा इस पे भी एहतियात करता हूँ। हाँ। और गेम्स वगैरह भी खेलते हैं कुछ? गेम्स अब नहीं खेलता हूँ। नहीं, गेम्स नहीं करता। मैंने कहा ना कि वॉक चाहे वो ट्रेडमिल पे कभी वॉक करता हूँ, घर पे होते हुए कभी जाने जो है अपने जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे किसी पार्क में कर लेता हूँ या स्ट्रीट्स में कर लेता हूँ। लेकिन जो है ना मतलब गेम्स स्पोर्ट्स नहीं करता हूँ। अच्छा, आपने माशाल्लाह डिफरेंट इदारों में अलग अलग इदारों में काम किया, अपनी खिदमत अंजाम दी, तो आपको सबसे ज़्यादा इदारा कौन सा अच्छा लगा जहाँ आपको काम करने में मज़ा आया?
असल में देखें, हर इदारे की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब अगर आप डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, तो वहाँ पे तो आपको पूरी ओवरऑल ज़िले की इंतजामिया को देखना पड़ता है। लेकिन आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, मतलब सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रहा हूँ मैं 3 दफ़ा रहा हूँ, या चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ रहा हूँ। अब औकाफ मेरा फेवरेट इसलिए रहा है कि आपको पता है कि फिर वो सपोज कलंदर सिंह का मेला आ गया, वो आपके मिजाज में, मेरे मिजाज की बात है, मिठाई से क्या, तो उसमें ये होता है कि आपको मेले पे भी जाते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आपको यानी फ्री में आपका टीएडी भी बनता है, आपका पेट्रोल भी गवर्नमेंट देती है, आपकी गाड़ी भी गवर्नमेंट देती है। इस वजह से औकाफ मुझे, और थोड़ी सी औकाफ में वैसे इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत थी, क्योंकि जो फैसिलिटीज मतलब ज़ायरीन को होती हैं वो कम हैं। तो इसको तवज्जो देने की भी जरूरत है। तो मुझे औकाफ में इसलिए मतलब ज्यादा मजा आया। वो आपके मिजाज से मिलते, मेरे मिजाज से मिलती थी, बिल्कुल सही कह रही हैं, इसलिए कंफर्टेबल फील करते हैं आप। एग्जैक्टली, उसमें आप करते हैं, और जिस काम को इंसान एंजॉय करे ना, वही बेहतरीन होता है। एग्जैक्टली, उसमें यही होता है कि आपने फिर प्लान भी करके कहीं पे कोई रोजा आप देखते हैं कि किसी औलिया का मखदूश हो गया है, तो आप कहते प्लान करते हैं कि भाई इनको बनना चाहिए, यहाँ पे रिनोवेशन चाहिए, यहाँ पे मुसाफिर खाने बनने चाहिए, यहाँ पे पानी का बंदोबस्त होना चाहिए। और अब जब वो आप कम करते जाते हैं ना, क्योंकि आपको पता है जब ये जो लोग ज़ायरीन आते हैं ना, ये बेचारे अक्सरियत इनमें से होती है वो डिप्राइव्ड क्लास होती है, वो वर्किंग क्लास के लोग हमारी तरफ के लोग होते हैं कि जो है ना, जो हार्डली कोई भाड़ा भर के वजह उनका किराया के भाड़े का बंदोबस्त हार्डली करते हैं। मुझे याद पड़ता है कि मैंने जब पूछा एक दफ़ा लोगों से जो कलंदर साहिब के मेले पे आते हैं, आपको पता है कि पूरे मुल्क के लोग कलंदर के मेले में आते हैं, और कोई 20 लाख के करीब जो है ना लोग मेले में शिरकत करते हैं, और मेजॉरिटी पंजाब से आती है। तो मैंने जब उनसे पूछा, मैंने कहा यार आपकी कोई इकोनॉमिकल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रांग तो नहीं लगती है, आप कैसे अरेंज करते हैं? तो उन्होंने कहा जी हम जो है ना वो गल्ला कहते हैं, मटका कहते हैं, क्या कहते हैं, चंदा जमा करने वाला, हाँ वो कहते हैं जी हम उसमें, हाँ उसमें नहीं, वो कहते हैं वो जी हम आपस में एक जितने कहते हैं, हाँ ट्रक के बंदे हैं ना, कहते हैं वो हर महीने रखते जाते हैं, और 12 महीने के बाद इतने पैसे हो जाते हैं कि हमारा सफर यानी खर्च, सफर का खर्च भी निकल आता है और किराया भाड़ा भी हो जाता है। इस तरह तो लोग आते हैं, अब उनकी आप खिदमत तो करें ना कम से कम जो है ना। तो क्या सहूलतें आप मुहैया करते हैं? देखें, कम से कम उनका जो राइट है वो ये है कि उनको जने जने पानी मुहैया किया जाए, उनको वॉशरूम्स मुहैया की जाए, एटलीस्ट इनका इतना तो मतलब कम से कम उनका राइट ये है जना, क्योंकि ज्यादा नहीं किया जा सकता लेकिन इतना किया जा सकता है। एज अ एमडी साइड आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और आपके क्या टास्क होते हैं? जहाँ पे आप बैठे हैं साइट में कराची में, तो जहाँ पे कम से कम 10,000 फैक्ट्रीज इसी एरिया में हैं, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10,000 तो फैक्ट्रीज हैं, कम से कम 5 लाख के करीब लोग यहाँ पे बरसरे रोजगार हैं। हाँ, तो अब इसका ये साइट लिमिटेड का काम ये है कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को, जो सनतकार लोग हैं, उनको आप लैंड प्रोवाइड करें, उसमें वो सनती यूनिट लगाएं, उसके बाद आप उसको लुक आफ्टर करें, उसकी जने पार्टीशन, उसकी सब डिवीजन, उसके पानी की कनेक्शन, उसकी सारी चीज़ों का आप उसके जिम्मेदार हैं। तो ये चीज़ें मतलब हमारी रिस्पांसिबिलिटी अभी यानी साइट लिमिटेड में ये है। और नई साइट्स खोलना सपोज जो है ना, क्योंकि आपको पता है कि जो है ना दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इस तरह की चीज़, तो उसमें हम जो है ना नई साइट्स खोलने का इरादा करते हैं। तो जो है ना इस तरह, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसमें इंटरेस्टेड है कि ये नई साइट्स खोली जाएँ ताकि लोगों के मुआश का मसला हल हो सके। सही। तो इस साल आपकी क्या प्लान्स हैं, कहाँ कहाँ सनतें लगनी चाहिए? क्योंकि इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ गई है, तो जाहिर है जब लोगों के पास सनतें नहीं होंगी, काम करने की जगह नहीं होगी, तो उनको नौकरियां कहाँ से मिलेंगी? तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, मेरा ज़ाती ख्याल ये है महेश कि आजकल जो है ना बेरोज़गारी को काउंटर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा सनतें लगाई जाएं, क्योंकि एक फैक्ट्री लगेगी तो उसमें 200-400 लोग जो है ना आराम से उसमें अकोमोडेट हो जाएंगे, उनके जरिए मुआश उनका बन जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध, उन्होंने साइट लिमिटेड को इतना सपोर्ट किया है कि अभी उन्होंने ज़मीन प्रोवाइड की है लाड़काना में। लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में बकरानी रोड पे जो है ना, ये कोई इसमें हम नया साइट बना रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मदद से। उसमें फंडिंग भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने की है, मतलब ज़मीन भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दी है और डेवलपमेंट भी उन्होंने किया कराया है। हाँ, अब इस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि वो प्लाट जो है उसकी कीमत ऑलमोस्ट कोई 50-60 लाख बनेगी, और वो हम दे रहे हैं लेकिन 10 लाख रुपए में, सिर्फ इसलिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट आए वहाँ पे, ये अपनी सनत लगाए वहाँ पे और रोजगार के मौके मुहैया हो जाएं।
तो अभी लाड़काना में ये इंडस्ट्रियल जोन खुल रहा है, उसके बाद भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के प्लान्स हैं कि मुख्तलिफ शहरों में भी जाएंगे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हर यानी बड़े शहर में, हर छोटे शहर में, जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर टाउन कमेटी तक जो है ना, छोटे बड़े सनत यूनिट लगाए जाएं, ताकि लोगों को लोकली रोजगार मुहैया होगा ना, तो इतनी मास माइग्रेशन भी नहीं होगी और लोगों को उनके डोर स्टेप पे जो है ना उनका जरिए मुआश जो है मिल जाएगा और उनका ये मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल, हर बल्कि एक नहीं, छोटे से छोटे शहर और बड़े से बड़े शहर में और देहातों में भी और हर जगह ये सनतें लगनी चाहिए, ताकि लोग जो इतने बेरोजगार हो रहे हैं और ख़ास तौर पे कोविड ने जितना लोगों को बेरोजगार कर दिया है, इसके बाद तो बहुत ज़रूरी है ये सारे इक़दाम करना कि ताकि लोगों को ज़रिए माश मिले, वो बेहतरी की तरफ जाए, हालात बेहतर हो। लोग बड़े परेशान हैं। हाँ, और हमारे यहाँ तो बड़ा प्लान है, इसको तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी कि आप लोग ये करने जा रहे हैं, तो ये तो आवाम को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नहीं इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का प्लान है। और ये है कि जहाँ पे देखें ना, जहाँ पे तो जहाँ, क्योंकि हम एग्रो बेस्ड जो है ना कंट्री है, यहाँ पे भी आप खैरपुर में जाएंगी तो आपको खजूर की जो है ना वो फसलें मिलेंगी, लाड़काना में जाएंगे तो आपको अमरूद मिलेंगे, मीरपुर खास में जाएंगे तो आपको मैंगोज मिलेंगे, आम मिलेंगे। इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पे आपको मुख्तलिफ मतलब सनाते लगा दें तो जो है ना ये मुझे यार खैरपुर में तो स्पेशल इकनॉमिक जोन अभी जो है ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कायम भी किया है। अच्छा। तो इस तरह से ऐसा ऐसा चीजें होगी ना तो ऑटोमेटिकली जो है ना लोगों का तवज्जो इस तरफ होगा कि भाई हमें सनतें भी लगानी चाहिए और हमें उस पर नौकरी भी करनी चाहिए। अच्छा, माशाल्लाह आप सूफियाना मिजाज रखने वाले इंसान हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सूफियाना कलाम खुद गाते ना हो, सूफियाना शायरी ना करते हो? तो ऐसा तो हम आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि आपका फेवरेट सूफियाना कलाम कौन सा है और आप खुद सूफियाना शायरी या सूफियाना गाना जो गाते हैं वो कैसे, थोड़ा सा हमें गुनगुना के ही बताएंगे। असल में मेरे सूफियाना कलाम फेवरेट एक नहीं है। जब जिस मिजाज के जो माहौल चल रहा होता है ना, जो कैफियत होती है ना, अगर कोई किसी दरवेश का, किसी औलिया का कलाम रोमांटिक होता है, सच्चद साईं से लेकर अमीर खुसरो तक जो है ना, अगर कोई रोमांटिक कलाम होता है तो फिर उस पर दिला जाता है। फिर कभी इस तरह से होता है कि कभी हमौस की शायरी हो जाती है, कलंदर सिंह शहंशाह के कलाम से लेकर तो भटाई साईं का कलाम की जन उसमें वो ढकी हुई हमौस्त है। वो हाँ, और ये सचल सिंह के कलाम में और बेदल सिंह के कलाम में एक ब्लंट किस्म का हमौस का इजहार है। तो जो कैफियत होती है ना उस किस्म का कलाम मुझे अच्छा लगता है। आपको कौन सा कलाम पसंद है? मुझे बहुत सारे कलाम पसंद हैं, उसी कैसे थे, लेकिन अभी मैं आपको एक जो मेरे जहन में आ रहा है वो आपको सुना रहा हूँ, जो भी सचल सिंह का कलाम है। कहना आया वो यार आया, 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 कहता हूँ बिस्मिल्लाह, रुख दोस्त ने दिखाया, कहता हूँ हम्दुलिल्लाह, रुख दोस्त ने दिखाया, कहता हूँ हम्दुलिल्लाह। गफलत के ख्वाब अंदर दिन रैन में पड़ा था, गफलत के ख्वाब अंदर दिन रैन में पड़ा था, उससे मुझे जगाया, कहता हूँ हम्दुलिल्लाह, आया वो यार आया, कहता हूँ हम्दुलिल्लाह, आया वो यार आया, आया वो यार आया, आया वो यार आया, कहता हूँ हम्दुलिल्लाह। पहचान ऐसा चल तू सूरत है वो ख्याली, पहचान ऐसा चल तू सूरत है वो ख्याली, मुर्शिद ने ये बताया, कहता हूँ हम्दुलिल्लाह, आया वो यार आया, कहता हूँ हम्दुलिल्लाह, मुर्शिद ने ये बताया, कहता हूँ हम्दुलिल्लाह, आया वो यार आया, कहता हूँ हम्दुलिल्लाह, कहता हूँ हम्दुलिल्लाह, कहता हूँ हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने ये कलाम हमें सुनाया, बहुत मीठी, बहुत प्यारी आवाज़, आपकी शख्सियत की अक्कासी करते हुए माशाल्लाह यह आवाज़ आपने पाई है। और आपका एक हमने सुना है कि बहुत अच्छी आप एक नात भी पढ़ते हैं, हम चाहेंगे कि वो थोड़ी सी नात भी आप हमें सुनाएं तो हमें बहुत, हमारे नाजरीन को भी हमें बहुत अच्छा लगेगा।
हाँ, ये एक शायर हैं आज़मी साहब, उनकी नात है, तो वो कुछ दोस्त मेरे पास आए और उनके साथ मैंने गुनगुनाई, जी, तो अच्छा। काफ़ी वायरल भी हुई है। ओह, तो आपको माशाल्लाह। सुनाता हूँ जरा। जंहिंजा वल्लैल वारा वार, सुहिणा सुहिणा गुंडड़ीदार, सुबहान अल्लाह सुहिणे जी मां छावा कान लिखां, सुबहान अल्लाह सुहिणे जी मां छावा कान लिखां। रब पाक चूंडे वसफूं रखियूं मुस्तफ़ा जूं, माज़ा गल बसर जूं सुहिणियूं अखियूं मुस्तफ़ा जूं। रब पाक चूंडे वसफूं रखियूं मुस्तफ़ा जूं, माज़ा गल बसर जूं सुहिणियूं अखियूं मुस्तफ़ा जूं। जंहिं दम नेण खणनि दिलदार, भुलजन बिस्तर तां बीमार, सुबहान अल्लाह सुहिणे जी मां छावा कान लिखां। जंहिंजा वल्लैल वारा वार, सुहिणा सुहिणा गुंडड़ीदार, सुबहान अल्लाह सुहिणे जी मां छावा कान लिखां। यूसुफ बि सुहिणो लेकिन सरकार ॿी शइ, पदुहा चयो वियो चेहरे महबूब जे लाइ। यूसुफ बि सुहिणो लेकिन सरकार ॿी शइ, पदुहा चयो वियो चेहरे महबूब जे लाइ। जाॾे प्यार कया पेज़ार, सारे रस्ते में हुबकार, सुबहान अल्लाह सुहिणे जी मां छावा कान लिखां, सुबहान अल्लाह सुहिणे जी मां छावा कान लिखां। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी खूबसूरत आवाज़, इतना अच्छा अंदाज नात पढ़ने का। और जब कोई चीज़ दिल से पढ़ी जाए, दिल से की जाए, तो अल्लाह ताला उसके अंदर सुर भी पैदा कर देता है, मिठास भी पैदा कर देता है, खूबसूरती भी। और वो सारी चीज़ें आपकी आवाज़ में, आपकी नात में, आपके कलाम में हमें नज़र आई। बहुत शुक्रिया, आपने इतने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। लेकिन अभी हम ये वाइंड अप नहीं करेंगे, अभी हमें थोड़ी सी और बातें करनी है मुनव्वर साहब से, और जानना है कि आपकी लाइफ की वो सबसे अच्छी बात या ऐसा कोई वाक़या जो आप कभी ना भूलते हैं, हमसे शेयर कीजिए। ऐसे पता है आपको बहुत से वाक़यात हैं जो आप नहीं भूल सकते हैं, लेकिन इस वक्त फिलबदी जो मुझे वाक़या याद आ गया ना, वो इस तरह से हुआ कि हमने इरादा किया 2004 में, मैंने और मेरे दोस्त ने, सिकंदर साहब ने, मैंने कहा कि जी हम उम्रे पे जाएंगे। तो हम सरकारी नौकरी में थे, हमने सीएम हाउस तक ट्राई की, लेकिन हमारी जो है वो वीज़ा नहीं लग सका। हम बड़े मायूस हुए। अच्छा। हाँ, फिर जो है ना हम दुआ मांग के सो गए जो है ना। तो कुछ दिनों के बाद उसी दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा कि जी जो है ना तो वीज़ा लग गया है। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा वीज़ा तो लग गया है, लेकिन एक्स पाकिस्तान लीव लेनी है, वो कहाँ से होगी? कहता है लीव हो गई है। तो मैंने कहा लीव तो हो गई है, टिकटें कहाँ से हो गई? कहता है टिकटें हो गई हैं। लकी रहे, इसका मतलब है आप तो बहुत लकी की बात नहीं, ये जब से बुलावा आता है ना तो इस तरह से होता है, बिलीव करें। और जब मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, ये सारे इंतजाम इस तरह से हो गए, लेकिन जब हम जहाज में बैठे हैं ना, तो वो दोस्त मुझे कहता है यार मैं उम्रे पे जा चुका हूँ ना, तो दुआ करें कि हम 5वें 6ठे नंबर पे उतरें, ताकि जो है ना जल्दी से हमारा जो है क्लियरेंस हो जाए। एयरपोर्ट में बड़ा देर लगती है। तो जब हम उतर रहे थे जहाज से, तो मैंने इनको कहा सी आप 5वें नंबर पे और मैं 6ठे नंबर पे हूँ। इस तरह से कभी कभी मैं इस तरह से भी चीजें हो जाती हैं जो आप भूलते नहीं है, फिर बात नहीं है। और अल्लाह की तरफ से जब बुलावा आ जाता है ना, हाँ, तो फिर सारे इंतजामात खुद ब खुद होते चले जाते हैं। ये इसको ये करमनाजी होती है जब, और हर बंदे के ऊपर होती है। हाँ। इंसान समझता नहीं है। मैं इसमें आपको बताऊं ना, ये अल्लाह बहुत मेहरबान है बंदों के ऊपर, और उसने इतनी मेहरबानी की, उसने इतना 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 अच्छा रसूल भेजा हमारे पास, इतना
सोना रसूल भेजा कि जो है ना देखे देखे कि जो है ना जिसको इंसान तो क्या दरख्त भी देख के जो है ना सलावत पढ़ते थे। सही सब बात है। तो जो है ना लेकिन तो अल्लाह की मेहरबानी तो इंसान के ऊपर इतनी भी। और फिर कुरान में मालिक फरमाता है कि वमाना बिज़लामिन लिल अबीद, कि मैं कभी भी बंदों के ऊपर जुल्म करने वाला नहीं हूँ। बेशक ये तो बंदा ही है जो खुद उसकी नाफरमानी करता फिरता है, लेकिन वो बहुत बड़ा मेहरबान है। वो बड़ा मेहरबान है। सही बात है। और अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को अजीज रखते हैं जो उसके बंदों का ख्याल रखते हैं, जो उसकी मखलूक, जिसको भी अल्लाह के करीब होना है वो उसकी मखलूक का ख्याल रखना शुरू कर दे। और जो लोग उनकी मखलूक का ख्याल रखते हैं वो उसके बहुत अजीज़ होते हैं। और जो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। आज जो पर्सनैलिटी, जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी माशाल्लाह यही आदत है, बहुत ज़्यादा लोगों को रिस्पेक्ट करना, उनका ख्याल रखना, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना, उसके नबी से मोहब्बत करना, उनके कलाम पढ़ना और नातिम पढ़ना, बहुत ज़्यादा सूफियाना मिजाज रखना, उनकी फैमिली से उन्हें ये सारी चीज़ें मिली, आज हमारे साथ हैं। और हमें हमारी ये मेरे लिए ये एक ऑनर की बात है कि इतने बड़े इंसान से मैं आज इंटरव्यू ले रही हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने मुझे ये मौका दिया और अपनी इतनी सारी मसरूफियात में से आज आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए बेहद मशकूर हूँ। और बस जाते जाते आपसे ये कहूँगी कि आपको एक मैसेज हमारी आवाम को, यहाँ आने वाले जो आपके ऑफिसर्स होते हैं, जो इन पोस्टों पे बैठते हैं, उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के हवाले से? मैं बड़ी मेहरबानी आपकी। फिर से मैं अर्ज करूंगा कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। अच्छा, ये इस तरह से आपके सवाल के जवाब में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद से अपने आप को जो जितना मैं अपने आप को जानता हूँ उतना कोई अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता होगा ना। तो मुझे पता है कि मैं मतलब एक छोटा सा और आम आदमी हूँ। अब मैसेज की जहाँ तक बात की आपने ना, तो मुझे एक जो है ना इब्न सीना थे, जो एक बहुत बड़े हकीम थे, बड़े तबीब भी थे। लेकिन ये लोग जो थे ना, ये जैसे अलजबरा जिसने बनाई थी, और या बाकी जितने थे, जितने साइंटिस्ट मुस्लिम थे ना, ये बड़े दरवेश लोग भी थे जो है ना। तो ख्वारज़मी थे, या जैसे अलबैरूनी थे, या इब्न सीना से किसने कहा कि जी आपने इतनी बड़ी तिब की दुनिया में नाम कमाया है, तो आपने कभी किसी हर मर्ज की दवा भी निकाली? उसने कहा जी मैंने हर मर्ज की दवा निकाली। उसने कहा अच्छा। उसने कहा मुझे तो नाम बताएं, उसका दवा का नाम क्या है? उसने कहा उसका दवा का नाम है मोहब्बत। तो सही बात है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। उसने कहा कि सही, अगर आप किसी को हम मोहब्बत दें और फिर भी वो बंदा को शफा ना हो, तो उसने कहा थोड़ा डोज बढ़ा दे, थोड़ी सी मोहब्बत और बढ़ा दे। बिल्कुल। तो ये है कि जो है ना, आप, मैं कहता हूँ कि आप जब लोगों को इज्जत देते हैं ना, तो वो भी आपको इज्जत देते हैं, वो भी इंसान है। ये समझ कर इज्जत ना दे कि अभी मैंने इज्जत दी है, 10 आने इज्जत दी है, तो मैंने 10 आने इज्जत वापस लेनी है। ये तो अल्लाह के ऊपर फैसला छोड़ दे कि अल्लाह जिस तरह से अल्लाह फरमाते हैं वो उस तरह से आप करते जाएं, बाकी तो अल्लाह पे छोड़ दें। ये तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर आपको माफ करने से, अगर आपका नीचे होने से, अगर आपको इस तरह होने से, अगर आपकी कोई नुकसान होता है, अगर आपकी बेइज्जती होती है, तो वो इज्जत मैं आपको भर के दूंगा। इतनी बड़ा सौदा है, इतनी बड़ी आपको ऑफर है, तो इसके बाद जो है ना हम लोग, मुझे दुख होता है, मैं इसमें बात थोड़ी लंबी होती जा रही है। दुख तब होता है जब, दुख तब होता है जब आप बाहर के मुल्क में जाएं, सुबह को जाएंगे और फिर जो है ना, जैसे कोई आपको बंदा सामने मिलेगा, आपको स्माइल देगा, हेलो करेगा, हाय करेगा। यहाँ पे आप जब मार्केट में जाएंगे मछली लेने के लिए, या मुर्गी लेने के लिए, या सब्जी लेने के लिए, और किसी का कोना लग जाता है, फिर उस पर फड्डा शुरू हो जाता है। मोटरसाइकिल का किसी को शीशा लग जाता है, उस पर फड्डा शुरू हो जाता है। मैं कहता हूँ यह बात यह है कि अल्लाह के रसूल ने तो हमें ये नहीं सिखाया था। सही बात है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? बस इस बात को थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए, बहुत है ये। माशाल्लाह आपने बहुत खिदमत की, बहुत सारे काम अच्छे किए, आज हमसे शेयर भी किया आपने बहुत सारी चीज़ें। ऐसी कुछ चीज़ें जो आपने आवाम की सहूलत के लिए और उनके फ़ायदे के लिए की हों, वो हमसे शेयर कीजिए प्लीज़। देखें, हमारा एक पर्टिकुलर काम है, हम उस काम के पीछे हैं। हम जो क्योंकि आवाम के फ़ायदे के लिए जो हम कर सकते हैं वो अपनी फील्ड में करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, आप अगर देखेंगे हमारे ऑफिस के ही बाहर जाएंगे तो हमने अभी डिस्पेंसरी बनाई हुई है। डिस्पेंसरी तो बड़ी पुरानी बनी है, लेकिन उसको हमने उसका बड़ा इम्प्रोवाइज़ किया है। उसमें अल्ट्रासाउंड मशीन्स रखी हुई हैं, उसमें हमने डेंटल सर्जरी का जो है ना वो यूनिट बनाया है, बड़ा अच्छा। आप देखेंगे आपको मज़ा आएगा कि हम जहाँ, और उस पर वहाँ पे बहुत से पेशेंट लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो एक एक एक्स्ट्रा जो है ना सर्विस है जो हम लोगों को प्रोवाइड करें इस सवाल। माशाल्लाह आप एमडी साइट हैं और इसके अलावा डिफरेंट महकमों में आपने अपनी खिदमत अंजाम दी और किस किस पोस्ट पे रहे आप माशाल्लाह हमसे शेयर भी करेंगे और बताएंगे भी कि उस वहाँ आपके कैसे कैसे जो है वो क्या आपके फ़राइज़ थे, वहाँ क्या खिदमत की आपने। मैंने नौकरी शुरू की एज ए थ्रू पब्लिशर्स कमीशन ऑब्वियसली एज ए मुख्तार कार एंड फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। जी थोड़े अर्से के बाद असिस्टेंट कमिश्नर का प्रमोशन हो गया, जी। तो फिर उसके बाद मैं असिस्टेंट कमिश्नर कंडियारो और ठरी मीरवा डिफरेंस सब डिवीजन में रहा। फिर एज ए डिप्टी कमिश्नर में कश्मीर में एज ए डिप्टी कमिश्नर सर्व किया, जामचूर में एज ए डिप्टी कमिश्नर सर्व किया, एडिशनल रिलीफ कमिश्नर रहा सिंध का। उसके अलावा सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 3 दफ़ा रहा हूँ, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ 3 दफ़ा रहा हूँ, एमडी अभी तो एमडी साइट हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं एमडी सिंध स्मॉल कॉरपोरेशन इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन रहा हूँ। तो मुख्तलिफ जगहों पे माशाल्लाह काफ़ी काम किए। अच्छा, इतने बड़े बड़े ओहदों पे माशाल्लाह आप रहे, तो वहाँ से लोगों के बड़े बड़े काम होते हैं और बड़ी चीज़ें होती हैं, तो कभी कोई सियासी प्रेशर आप पर रहा, कोई किसी काम के लिए या किसी भी हवाले से सियासी प्रेशर होता है इन सीटों पे जब आप लोग बैठे होते हैं? बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, बड़ी जिम्मेदारी वाली सीटें होती हैं, तो जाहिर है कभी कोई सियासी प्रेशर भी आता होगा, तो ऐसा कुछ हुआ? ज़रूर। बस देखिए, ये मुल्क पॉलिटिशियन चलाते हैं और ये सियासी एलिट्स जो हैं, ये जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव, दीज आर आवर बॉसेस। इसमें हमें मतलब जो है इख्तलाफ रखने की कोई जगह नहीं है। हम वी आर पब्लिक सर्वेंट, हम नौकरी करते हैं और अवाम की नुमाइंदगी वो लोग करते हैं, उनका हक भी है। समटाइम्स आपको पता है कि कभी लेकिन बड़े पॉजिटिव वे में, हाँ, कभी तो ओवर भी हो जाता होगा लेकिन उनको टैकल करना पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर तो वो जो काम कर रहे हैं आपको अवाम की भलाई में, तो ये उनका हक है। अच्छा, लोग कहाँ के ज़्यादा अच्छे लगे आपको, हमसे ये शेयर करें। आपने हर जो है वो शहर में, हर देहात में, हर जगह पर आपने डिफरेंट इदारों में और डिफरेंट जो है सिटीज़ में आपने काम किया, तो हमें बताइए कि सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब कौन लोग रहे? बड़ा ही आपने टिपिकल सवाल किया है, क्योंकि यकीन करें कि जो है ना, देखें हर इलाके के लोगों का अपना मिजाज होता है। सही बात है। जब मैं कश्मीर में डिप्टी कमिश्नर रहा तो वहाँ पे बलोच ट्राइब्स के भी लोग हैं। अच्छा। इवन वो जो जामोद जिनको मतलब संधी स्पीकिंग जो ट्राइब्स हैं, वो थोड़े सख्त मिजाज हैं। अच्छा। लेकिन दिल के बड़े अच्छे लोग हैं और वो जो है ना वो जेनरस हैं, दिल के खुले लोग हैं, लेकिन मिजाज में सख्त हैं। अच्छा। इस तरह से आप अगर थोड़ा सा इस तरफ आएंगे, थर की तरफ जाएंगे, तो वो लोग बड़े हम्बल हैं, बड़े ही पोलाइट हैं। इनफैक्ट मैंने तो क्योंकि जहाँ जहाँ सर्व किया है लोगों की मोहब्बत है, मेरे साथ मेरी मोहब्बत है, वो कहते हैं आप अच्छा तो जग अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल में कि इस धरती के लोग सारे ही बहुत अच्छे हैं। आज क्योंकि मैंने पता नहीं क्यों जामचोरों में इस तरह से काम किया कि मतलब जो है ना, मुझे और एक उनकी लोगों की और हमारी मोहब्बत सेवन भी है जामचोरो डिस्ट्रिक्ट में। अब सेवन लाल सिंह से हमारी अकीदत है जो है ना, तो उस डिस्ट्रिक्ट से हमें ज्यादा ही जरा जो है ना अटैचमेंट हो गया है, वरना तो जो है ना बाकी सारे मिजाज से जो है वो मिलते जुलते वहाँ के लोग मिजाज रखने वाले थे। तो अभी वहाँ पे दूसरी ये भी बात है कि जामचोरो और हैदराबाद के इलाके में पूरे सिंध से लोग आके, सारे इलाकों से आके जो है ना इकट्ठे हुए ना, तो एक अजीब सा गुलदस्ता हो गया है लोगों का। तो जो है ना मुख्तलिफ, और उन्होंने एक सा मिजाज अपनाना शुरू किया है। वहाँ पे इदारे हैं, सिंध यूनिवर्सिटी है, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज है, उसमें मेहरान यूनिवर्सिटी है, उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन है। तो इस तरह की काफ़ी जो है ना इदारे भी हैं। तो वहाँ का माहौल इस तरह से है कि आपको वहाँ पे अट्रैक्शन होती है। अलग अलग लैंग्वेज के लोग, अलग अलग सकाफत रखने वाले मिजाजों के लोग, हाँ, और वो इकट्ठे होते हैं तो गुलदस्ता तो सबको खूबसूरत लगता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतने कीमती वक्त में, अपने इतनी बिजी शेड्यूल में हमें टाइम दिया, बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ ही अपनी होस्ट महविश चौहान को दीजिए इजाज़त। इस अपनेपन के साथ कि अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वीनस के मेहमान महविश चौहान।